हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला जो मॉर्निंग का वीडियो था उसमें हमने कंप्यूटर को डिस्कस कर लिया है। जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है काइंडली जाके चेक कर लें। अभी हम जो है जनरल साइंस को कवर करेंगे। तो ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बना दिए हैं साइंस पे। इसकी प्लेलिस्ट आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना। GOIT के नाम पे भी प्लेलिस्ट बनी है और साइंस के नाम पे भी, जनरल साइंस के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा आंसर देने से पहले खुद का आंसर जरूर लगाएं। उससे पहले जो है ये 5 मेंबर जो है चैनल को ज्वाइन किया है इन्होंने और मेंबरशिप ली है। रिसेंटली पूजा शर्मा ने ली है, तो थैंक यू वेरी मच। पूजा जी, आपको पूजा के साथ साथ जो है यहाँ पे जो बबली ठाकुर है, इनको जो है इन्होंने मुझे ऑलरेडी मेल कर दिया है और इनको मैंने PDF सेंड कर दिए हैं। बाकी के जो 4 स्टूडेंट है, काइंडली मेरे को जल्दी से जल्दी जो है इस ईमेल आईडी पे जो है आपने मैसेज करना है। ओके, उसी के बाद जो है मैं आपको जो भी PDF वगैरह रहते हैं, जो एक्स्ट्रा पर्क्स आपको मिलने हैं, वो मैं सेंड कर पाऊंगा। ठीक है, और प्रूफ वगैरह जो है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि आपने मेंबरशिप ली है। उसके बाद जो है मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एंड मोटिवेशन के साथ हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे। रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। मतलब देखिए, हम अपनी बॉडी को फिट करने के लिए क्या करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं या वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमें अपना हमारा जो माइंड है ये भी एक प्रकार का मसल है, इसको भी ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको ट्रेन करने के लिए हमारे पास क्या है, हमें रीडिंग करनी पड़ेगी ऑन द डेली बेसिस। राइट, तो रीडिंग करते रहिए। ये अपने आपके मस्तिष्क की जो है ये एक टाइप की एक्सरसाइज है। जैसे बोलते हैं ना, बंद दिमाग जो है वैसे उसको जंग लग जाएगा। तो पढ़ते रहिए। एटलीस्ट बिगिनर जो है, मैं बोलता हूँ कि 2 घंटे से स्टार्ट करो, 30-30 मिनट्स का स्लॉट बनाओ। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपकी कैपेसिटी जो है रीडिंग की बढ़ती जाएगी। आपकी सिटिंग जो है, सिटिंग कैपेसिटी जो पढ़ने की है, वो इंक्रीज होती चलेगी। अब ऐसा नहीं है पहले दिन ही आप 6 घंटे बैठ गए और अगले दिन से आपका मन ना करे बैठने का। तो अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाइए। 2 घंटे से स्टार्ट करो, फिर 2.5 घंटे पे जाओ। ठीक है, वीक टू वीक 7 दिन आप 2 घंटे डेली जो है बैठो। जो कंप्लीट बिगिनर है उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी को वहाँ पे इंक्रीज करते हुए 5 से 6 घंटे की एटलीस्ट जो है सिटिंग एक दिन में दे सकते हैं। और चंक्स में डिवाइड करना, छोटे छोटे 30-30 मिनट या 40 मिनट की जो है आपने सिटिंग बनानी है। इस तरह से आप पढ़िए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन जो है फिर डिसीज चैप्टर में से है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिसीज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेरी बेरी जो होती है एक टाइप की डिसीज है जो कि किसकी डेफिशिएंसी से, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। B3, B6, B1 या फिर B12। तो विटामिन B1 की वजह से जो है आपकी बेरी बेरी डिसीज होती है। ठीक है, सो डिसीज चैप्टर आपने ज़रूर कवर करना है। प्लेलिस्ट मेरी चेक कर लेना। मैंने साइंस की प्लेलिस्ट भी बना दी है। वहाँ पे अगर मैंने शायद डिसीज़ का चैप्टर कंप्लीट करवाया है। अगर नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, तो मैं आपको एक नया जो है चैप्टर कवर करवाऊंगा जनरल साइंस का, जिसमें डिसीज़ और उससे रिलेटेड जो विटामिन है किसकी डेफिशिएंसी से वो डिसीज़ होती है, वो सब हम कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नोबल गैस इज यूज्ड फॉर अनकॉन्शियसनेस। जब अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान, तब उस समय में हम कौन सी गैस का यूज करते हैं, जिनोन गैस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब कई बार क्या होता है कि ZENON इस तरह से जो है ऑप्शन में दिया होता है, या तो X आ जाएगा या Z आ जाएगा। सेम ही चीज़ है। जिनोन जो है हमारी नोबल गैस है जो कि अनकॉन्शियस के टाइम पे हमें मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पे चलेंगे। विच मिक्सचर ऑफ मेटल इज यूज इन द गन मेटल। तो गन मेटल में कौन सा जो है मिक्सचर ऑफ मेटल यूज किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। राइट, कि आपका जो कॉपर है वो किससे बना है, ब्रास है किससे बना है, इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गन मेटल जो है 3 कंपोनेंट से बनता है, कॉपर से, टिन और जिंक से। इन तीनों को मिला के तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कॉपर, टिन और जिंक से बनता है आपका गन मेटल। माइक्रोफोन इज ए डिवाइस विच इज ट्रांसफॉर्म द। देखो माइक्रोफोन में होता क्या है, माइक्रोफोन में आपका जो साउंड का सिग्नल होता है, साउंड सिग्नल्स होते हैं, वो करंट सिग्नल में बदलते हैं, यानी कि साउंड जो है करंट में बदलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाउस फ्लाई, देखो ये एक टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जो आपके इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, सैंड फ्लाई है, हाउस फ्लाई है,
ठीक है, सी फ्लाई है, उससे कौन सी डिसीज़ होती है? तो हाउस फ्लाई से जो है कौन सी डिसीज़ होती है? टाइफाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मलेरिया किसके काटने से होता है, तो इसका आंसर जरूर काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज, तो क्लोरोफॉर्म का क्या इस्तेमाल है, किस लिए यूज किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हम एनेस्थीसिया के केस में करते हैं, तो एनेस्थेटिक जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल यूज क्या है क्लोरोफॉर्म का? इट इज ए वोलेटाइल लिक्विड विच इज स्ट्रॉन्ग स्मेल सिमिलर टू दैट ऑफ ईदर क्लोरोफॉर्म was once administered by inhalation to produce anesthesia given to the relief pain। देखिए पेन को रिलीफ के लिए दिया जाता है, साथ ही साथ जो है जो हमारी खांसी रहती है, कफ रहता है, उसकी रेमेडी के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है हमारी किडनी एंड लीवर के लिए भी। ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी एनेस्थीसिया इसका सही आंसर होगा। बाइल जो प्रोड्यूस होता है वो किस जो है ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है? तो बाइल एक टाइप का क्या है? जूस है। ठीक है, फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो कि लीवर में पाया जाता है, राइट। तो बाइल एक फ्लूइड है जो कि बनता है और रिलीज होता है कहाँ पे? लीवर के अंदर। लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बताओ कि स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर होता है गैल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट चीजें, बनता और रिलीज कहाँ से होता है? लीवर के अंदर, और स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। तो ये किस लिए यूज में होता है? एक और क्वेश्चन बनता है कि ये डाइजेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये आपका ये ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड्स में, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा विच कैन बी टेकन इनटू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, सो ये आपका बाइल लीवर में पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन टू ऑफ डिलेड ब्लड क्लॉटिंग? देखो कौन सी ऐसी डिसऑर्डर में जो है आपकी ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो लेट हो जाती है, मतलब डिले हो जाती है। ज़्यादा आपका ब्लड जो है जब आपको कुछ इंजरी हो जाती है तो आपका ब्लड जो है रुकेगा नहीं, मतलब वो। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो है ये डिसऑर्डर होता है जिसके थ्रू जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं हो पाता है, डिले हो जाता है। हीमोफीलिया इज ए रेट डिसऑर्डर and in which the blood does not clot in the typical way because it does not have enough blood clotting proteins. If you have hemophilia, you might bleed for a longer time after an injury than you would be if, ठीक है, तो क्लॉटिंग नहीं हो पाती। देखो कई बार क्या होता है, हमें चोट लगती है नॉर्मली तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, राइट, तो ब्लड रुक जाता है बहना। लेकिन अगर ये वाली डिसऑर्डर है तो ये काफ़ी रेयर होता है, यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी रेयर होता है, लेकिन होता है तो वो काफ़ी ब्लड क्लॉटिंग जो है डिले हो जाता है और आपका खून जो है जल्दी से बहता है, राइट, और लंबे समय तक बहेगा। तो ये सी इसका सही आंसर होगा। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन? तो काफ़ी बार पूछा आता है ये क्वेश्चन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमारा जो मेनली जो है यूज़ होता है, इनमें से रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में हमारा दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो रेडियो वेव्स, दूसरा है माइक्रोवेव्स। अगर आप देखेंगे रेडियो वेव्स तो और माइक्रोवेव्स दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ठीक है, बोथ आर यूज्ड इन द कम्युनिकेशन, दोनों कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। लेकिन जो रेडियो वेव्स है वो हमारा टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम्स में होती है यूज, और साथ ही साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होती है। जहाँ तक बात है माइक्रोवेव्स की, ये हमारा मोबाइल फ़ोन और हमारा वाईफाई जो रहता है उसमें हम इसका यूज़ में लाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया। लेकिन कम्युनिकेशन नॉर्मली बात करें तो हमारी रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किसका यूज़ होगा? रेडियो वेव्स का यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोलर सेल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ। देखो आज के समय में आप देखेंगे सोलर पैनल जो है किस घरों की छतों पे आपने देखे होंगे, कई लोगों ने लगाए हैं। हिमाचल में भी आप देखेंगे हाइट पे है तो सूर्य की जो एनर्जी रहती है उससे जो है लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसके अंदर होता है फोटोवोल्टेक इफेक्ट। ठीक है, फोटोवोल्टेक इफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो सोलर सेल्स इस पे काम करते हैं। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन? तो नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट जो कि कंट्रोल करता है आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को? तो ये हमारा कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये आपका ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पे? जो ब्रेन के नीचे थोड़ा सा वहाँ पे पाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये आपके
ब्रेन का जो बेस होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, कुछ इस प्रकार आप देखेंगे। ये है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे आपका ब्रेन है, तो ये नीचे जो है इस तरह से थैलेमस है, पिक्चुरी ग्लैंड है, पोन्स है, फिर आपका आता है मेडुला। तो इस तरह से जो है ये बाद में आप देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स और देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज। देखो हम जो रेन कोट्स होते हैं हमारे, या फिर हम जो रेन प्रूफ हमारे टेंट्स होते हैं, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से जो है उनमें पानी नहीं जमता है, तो वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या करता है आप देखेंगे, आप एक और चीज़ मैं बता दूं, आप बारिश का पानी या फिर पानी की एक बूंद गिराएंगे नीचे, तो इस तरह से वो जम जाएगी, है ना, मतलब रुक जाएगी, ऐसे बहेगी नहीं। तो ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, एक बूंद बना लेती है। तो सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव्स लाइक इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। तो याद रखना, जो सरफेस टेंशन है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए जो है यहाँ पे रेन कोट्स में जो है यहाँ पे पानी नहीं घुसता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी मेन यहाँ पे यूज होती है। ऑप्शन नंबर ए, इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, तो नॉर्मली आप बोलेंगे लीवर के अंदर, लेकिन लीवर के अंदर नहीं होता है, हमारा टिश्यू होता है जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू जो होता है ये हमारे हर एक ऑर्गन में पाया जाता है, चाहे वो स्किन है, स्किन के नीचे भी होगा, लीवर के नीचे भी होगा, ठीक है, हर एक चीज़ के नीचे जो है आपका मसल्स वगैरह, वहाँ पे एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, ऐसा एलिमेंट जो कि नेचर में नहीं पाया जाता लेकिन उसको हम जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कौन सा है, थोरियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है, या फिर यूरेनियम है। तो ये हमारा प्लूटोनियम होता है, ठीक है। बाकी जो है हम नेचर में पाया जाता है, हमें इनकी खाने जो है मिल जाएंगी, लेकिन प्लूटोनियम हम खुद बनाते हैं। अब एक और बात, आर्टिफिशियली जो होता है इसको हम सिंथेटिक भी बोलते हैं, दूसरा नाम, ठीक है। या तो वो पूछ लेगा कि सिंथेटिक एलिमेंट कौन सा है इनमें से, तो तब भी आंसर प्लूटोनियम होगा, राइट। तो प्लूटोनियम की बात करें तो प्लूटोनियम आपका यूज कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए वहां पे यूज होगा, या फिर एटॉम बॉम्ब जो आपके बनते हैं, ठीक है, उसमें भी जो है प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है, काफी जो है डिस्ट्रक्टिव होता है प्लूटोनियम, तो ये आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप देखते हो जब अर्थ जो है गर्म हो जाती है, उसकी जो लोएस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, जब वो गर्म हो जाती है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी गैस है यहाँ पे जिसकी वजह से होता है, तो ये मीथेन गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मीथेन गैस की वजह से जो है इनमें से आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो जो टोटल मेन गैसेस है ना जिसके थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछा जाता है। तो वाटर वेपर्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आपको ऑप्शन में मिले, मीथेन मिले, ओजोन मिले, नाइट्रस ऑक्साइड मिले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मिले, तो ये सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका रहता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहता है आपके वाटर वेपर्स का, ठीक है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट फैलाने में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वाटर वेपर्स का होता है, लेकिन ये 6 के 6 आपको ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन दिखेगा तो वहां पे आपने टिक करके आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल बोलने का मतलब ये है कि कुछ समय के बाद जो है ये खुद ब खुद जो है अपने हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ से गायब हो जाता है। तो पेपर को अगर आप कहीं पे फेंक देंगे तो खुद ही जो है कुछ समय बाद जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो biodegradable substances that are broken down by the biological process with the help of some bacteria are said to be biodegradable। तो biodegradable कौन कौन से हैं, जैसे पेपर हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हैं आपके, जैसे आप मान लो आपका कोई वेजिटेबल है वो आप फेंक देते हैं कहीं पे तो वो खुद ही जो है डिकम्पोज हो जाएगा थोड़ी देर बाद। कॉटन हो गया, काउ डंग हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये सारा जो है आपका बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जो प्लास्टिक वगैरह जो ये रहते हैं, प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल
बायोडिग्रेडेबल में आती है। पानी की बोतल आप फेंक देंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे वहीं की आपको देखने को मिलेगी वैसी ही वैसी, राइट। एसिड रेन जो होती है ये एटमॉस्फेयर में किस वजह के साथ होती है, मतलब क्या वजह है इसकी। तो ये जो है दो कंपाउंड मिलके जो है एसिड रेन बनाते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन और सल्फर। ऑक्साइड जो होते हैं नाइट्रोजन के और सल्फर के जो है ये एसिड रेन बनाते हैं। ओके, सो केमिकल रिएक्शन होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड्स का, राइट। तो ये जो कंपाउंड है आपके एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा, राइट। और वापस जो है जब ये वाटर, ऑक्सीजन और अदर केमिकल्स के साथ रिएक्ट होते हैं तब ये एसिड रेन बनाते हैं। तो मेनली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये दोनों आपको याद रखना है। अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय, तो वाटर और अल्कोहल को अगर आप एक बार मिक्स कर देंगे, अब उसको आपने सेपरेट कैसे करना है, अलग कैसे करना है, तो कैसे करेंगे, तो आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिसका नाम है डिस्टिलेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आपका लिक्विड है वो पहले वेपर की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे उसको, यानी कि उसको हीट अप करके वेपर्स बनाएंगे, फिर बाद में उसको कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, और फिर जो है बैक टू द इट विल जो है वापस चला जाएगा किसमें, लिक्विड की फॉर्म में, वेपर टू लिक्विड की फॉर्म में। तो इस तरह से जो है हम अल्कोहल को वाटर से अलग कर सकते हैं। करना मत भाई, ट्राई कर पे, ठीक है। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन, इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओजोन डिप्लीशन आपने सुना होगा, ठीक है। ओजोन लेयर जो है हमारी, जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है, तो उसका डिप्लीशन हो रहा है धीरे धीरे। जैसे आप हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिनोट होता है कैसे। तो एक आपका ऊपर होता है ब्लड प्रेशर, एक नीचे होता है। ऊपर वाला नॉर्मल होता है 120 और नीचे वाला कौन सा होता है 80 नॉर्मल, 120 80। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे वाला होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर हमारा नॉर्मल कितना होता है 120 एंड डिस्टोलिक होता है 80। एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद, एनाटॉमी एक साइंस की ब्रांच है जो कि, इसका मतलब क्या है, एनाटॉमी जो है हम जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको एनाटॉमी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज में लाते हैं, तो ये हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाइग्रोमीटर। अगला देखेंगे, नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, तो ये फिजिक्स के क्वेश्चन है आपके। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो ये ओहम मीटर, ठीक है। ओहम जो यूनिट होता है रेसिस्टेंस का, तो ओहम मीटर जो है हम इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को जो है मेजर करने के लिए यूज करते हैं। आप मुझे बताएंगे गैल्वेनोमीटर का यूज किस लिए होता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपने जरूर देना है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का। नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, उसको मापने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये होता है रिचर स्केल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा, रिचर स्केल। अगर मैग्नीट्यूड आता है तब आपको मर्सली स्केल भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इंटेंसिटी की बात हो रही है और ऑप्शन में आपको रिचर स्केल दिया है, तो आपका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस, आपके जनरल साइंस के डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस रहेंगी। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक भी करें। आपका कोई सजेशन है कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या फिर सब्जेक्ट को लेकर, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप सीरीज़ इसी तरह से कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं, और चैनल को नए स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी प्लेलिस्ट PDF वगैरह जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके साथ साथ फेसबुक का लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फेसबुक पेज पे भी जो है आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।